कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं और नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग इस समय जिस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक जो बातें जानी उसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। शीत युद्ध की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं को जानने का प्रयास किया गया और इस शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप किस तरह से विश्व में दो ध्रुवी विश्व का आरंभ हुआ। सोवियत रूस और अमेरिका के रूप में विश्व में दो ध्रुव बन गए और हम लोगों ने शीत युद्ध के कारण क्या रहे, किस वजह से शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, उनके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। शीत युद्ध में अमेरिका की सोवियत संघ के विरुद्ध क्या शिकायतें थीं और सोवियत संघ की अमेरिका के विरुद्ध क्या शिकायतें थीं, इन बिंदुओं पर भी मैंने आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। आज हम लोग जो इस अध्याय के अंतर्गत अगली हेडिंग होगी वह है शीत युद्ध का परिणाम। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस शीत युद्ध के परिणाम क्या रहे। प्यारे बच्चों, इस शीत युद्ध के परिणाम को अगर बिंदुओं के रूप में रखा जाए तो निम्न 4 बिंदु हमारे समक्ष आते हैं प्रमुख रूप से, जिसमें पहला बिंदु है एशिया और अफ्रीका में नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ। दूसरा बिंदु शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ और तीसरा बिंदु ये रहा कि विश्व में सैन्य सुरक्षा संगठन बने। पूरे विश्व में दो ध्रुवीय जो व्यवस्था थी, जो विश्व दो ध्रुवों में बट गया था, इसके परिणाम स्वरूप अनेक सैन्य सुरक्षा संगठन सामने आए। और चौथा बिंदु रहा शस्त्रों की होड़ और नाभिकीय खतरा। अब हम लोग एक एक बिंदु के रूप में बिंदु को विस्तार से देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला बिंदु शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप रहा वह था एशिया और अफ्रीका में नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। जो सोवियत रूस और अन्य कम्युनिस्ट राष्ट्र हैं जहां पर साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, वे यूरोपीय देशों की बराबर आलोचना करते थे। यूरोपीय देशों की आलोचना वो ये कहकर किया करते थे कि इन यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका की अधिकांश देशों को अपना गुलाम बना करके एक प्रकार से वहां की जनता को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आप जानते हैं कि जो यूरोपीय शक्तियां थी, ब्रिटेन आदि, वो बहुत ही जर्जर हो चुकी थी और दूसरी ओर एशिया और अफ्रीका में जो राष्ट्रीयता की भावना थी, नेशनैलिटी की भावना थी, वो बहुत प्रबल हो चुकी थी। उनमें आजादी को लेकर के एक तड़पन थी जो बढ़ गई थी और उसमें आजादी से स्वतंत्रता संबंधित आंदोलन में भयंकर उग्रता आ गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में। इन सभी बातों का परिणाम यह निकला कि एशिया और अफ्रीका के कई राष्ट्रों ने अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त कर लिया और यह आजादी उन्हें यूरोपियन कंट्री, खासकर ब्रिटेन से प्राप्त हुई। हिंद चीन में फ्रांसीसी साम्राज्य था, वह भी समाप्त हो गया। कुछ देश ऐसे हैं जैसे कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये देश भी स्वतंत्र हुए। ब्रिटेन को भी अपने कई उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ी, जिनमें हमारा स्वयं का राष्ट्र भारत भी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप जब यूरोपियन कंट्री शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने की वजह से अत्यंत जर्जर हो गए, कमजोर हो गए, तो उसी के फलस्वरूप उनका जिन देशों पर शासन था उन देशों में स्वतंत्रता आंदोलन उग्र हुआ और अवसर को लपकते हुए उन देशों ने यूरोपियन कंट्री से अपने को मुक्त कराया, स्वतंत्र हो गए। दूसरा जो शीत युद्ध का परिणाम था कि वह शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट बोलते हैं। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ क्यों, शीत युद्ध का इससे क्या लेना देना था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व अमेरिका और सोवियत रूस इन दो ध्रुवों में बट गया और इन दो ध्रुवों की कोशिश क्या हुआ करती थी, ये दोनों ध्रुव, ये दोनों कंट्री, ये दोनों देश चाहते थे कि विश्व के अधिकांश देश उनके गुट में शामिल हो जाए।
सोवियत रूस प्रयास करता था कि फलाना राष्ट्र हमारे गुट में शामिल हो, अमेरिका इस तरह से किसी राष्ट्र को अपने गुट में शामिल करने का प्रयास करता था। तो एक प्रकार से कम्युनिस्ट शासन जहां थे, जहां साम्यवादी विचारधारा थी, जहां साम्यवादी विचारधारा के जो समर्थक देश थे, वो सब तो सोवियत रूस के पीछे हो गए, और जो लोकतंत्र और पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे वो कहीं न कहीं अमेरिका के पीछे लग गए। इस प्रकार से पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया। लेकिन जो शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप नए राष्ट्रों का भी उदय हुआ था, जो स्वतंत्र हुए थे, वो बहुत दिनों की गुलामी की वजह से उनके देश की व्यवस्था अत्यंत जर्जर हो गई थी। गरीबी, निरक्षरता, अशिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत गिरावट थी, भुखमरी थी। तो ये बहुत सारी समस्याएं इन देशों में थी। तो जब ये आजाद हुए तो इनको भी, इन राष्ट्रों को भी अमेरिका ने या सोवियत रूस ने अपने अपने पाले में करने की भरसक कोशिश की। लेकिन इन राष्ट्रों ने, जो अभी स्वतंत्र हुए थे नए नए, इन्होंने ये सोचा कि अगर हम किसी गुट में शामिल हो जाएंगे तो हम अगर जिस गुट में शामिल होंगे तो निश्चित ही दूसरा गुट और उस गुट में शामिल सारे देश हमारे प्रतिद्वंदी हो जाएंगे और हमें उनसे प्रतिद्वंदिता में जूझना पड़ेगा। हमको अपनी ऊर्जा उनकी प्रतिद्वंदिता को झेलने में खर्च करनी पड़ेगी। तो इस संकट से बचने के लिए जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे, इन लोगों ने तय किया कि हम किसी गुट में शामिल ही नहीं होंगे और हम स्वतंत्र गुट, मतलब हम लोग स्वतंत्र रूप से एक सार्वभौमिक राष्ट्र के रूप में कार्य करेंगे और हमारा दोनों गुटों के राष्ट्रों से संबंध रहेंगे। हमारे अपने राष्ट्र की, अपने राष्ट्र का जिसमें हित होगा, अपने राष्ट्र का विकास जिसमें संभव होगा, वह ऐसे हम सभी देशों से अपने संपर्क करेंगे, ऐसे सभी देशों से हम अपने संबंध स्थापित रखेंगे। और अगर किसी गुट में शामिल हो जाते हैं तो यह बात संभव नहीं हो पाएगी। इस वजह से उन्होंने अपने देश की अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी आदि जो पिछड़ापन था उनको दूर करने के लिए तय किया कि हम किसी संगठन में शामिल नहीं होंगे, ताकि हमारा पूरा ध्यान अपने देश के विकास पर केंद्रित हो सके। और इस तरह के जो राष्ट्र थे, ऐसे राष्ट्रों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का रूप ले लिया। ये देश जो न अमेरिका गुट में शामिल हुए, न सोवियत रूस में गुट में शामिल हुए, उनका एक अलग ही गुट बन गया जिनके दोनों गुटों से संबंध थे, और ये था गुट निरपेक्ष देश। तीसरा जो शीत युद्ध का परिणाम रहा वह था सैन्य सुरक्षा संगठन। अमेरिका के नेतृत्व में जो पश्चिमी राष्ट्र थे, उन्होंने क्या किया कि कई सुरक्षा संगठन बनाए। और सुरक्षा संगठन उन्होंने क्यों बनाए? उनको लगता था कि विश्व में सोवियत रूस अपना विस्तार कर रहा है, अपना जाल फैला रहा है, साम्यवादी शासन व्यवस्था को थोप रहा है। तो सोवियत रूस के साम्यवादी सोच को, उसकी कम्युनिज्म को रोकने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों ने एक सैनिक संगठन की स्थापना की और 1949 में ये मूर्त रूप में सामने आया। 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, नाटो, इसकी स्थापना की। और इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले उस समय के जो प्रमुख राष्ट्र थे उनमें अमेरिका तो था ही, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, पुर्तगाल और डेनमार्क, ये शामिल थे। आगे चलकर कई और देश इस संधि में शामिल हो गए, नाटो में शामिल हो गए। ध्यान रखना होगा कि 1949 में ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई, नाटो की स्थापना। अब ये संधि कहती क्या थी? ये सैन्य संगठन बनाया क्यों गया था? इस संधि के अनुसार, इस संधि में जितने भी देशों सम्मिलित थे, जितने भी देशों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी नाटो में जो भी सम्मिलित हुआ था राष्ट्र, तो उन राष्ट्रों में से यदि किसी भी राष्ट्र पर, किसी भी देश पर यदि कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो उस संधि में शामिल जितने देश थे वह आक्रमण उन सभी देशों के ऊपर माना जाएगा। यानी नाटो संगठन में जितने भी राष्ट्र सम्मिलित थे, जितने राष्ट्रों ने संधि पर हस्ताक्षर किया था उस नाटो संधि में, तो उन जितने राष्ट्र थे उनमें से किसी एक राष्ट्र पर भी यदि कोई दुश्मन देश आक्रमण करता था तो वह नाटो संधि में सम्मिलित सभी राष्ट्रों के ऊपर आक्रमण समझा जाता था और वो सारे मिलकर के फिर उसका प्रतिरोध करते थे या करेंगे, ऐसा तय हुआ। रूस ऐसे में शांत कैसे रहता? तो सोवियत रूस ने भी इसका प्रत्युत्तर दिया
और सोवियत रूस ने क्या किया कि जो पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देश थे उनको मिला करके या उनसे मिल करके 1955 में वारसा संधि की, वारसा पैक्ट भी बोलते हैं इसे, वारसा संधि की। और इस सैनिक संगठन की भी वही शर्तें थी, वही बातें थी जो नाटो की थी। यानी वारसा पैक्ट में भी सम्मिलित जितने भी देश थे, यदि उन देशों में से किसी भी देश के ऊपर कोई दुश्मन देश आक्रमण करेगा तो वह वारसा पैक्ट में सम्मिलित सभी राष्ट्रों के ऊपर आक्रमण समझा जाएगा। इस तरह के अन्य अन्य और भी संगठन, सैनिक संगठन बने, जिनमें प्रमुख रूप से सीएटो, जिसका फुल फॉर्म अगर SEATO है, इसका फुल फॉर्म साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो सीएटो की स्थापना हुई। यह भी अमेरिका के नेतृत्व में बना संगठन था और इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र शामिल थे, जैसे फिलीपींस, पाकिस्तान और थाईलैंड। ये दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र अमेरिका के साथ मिलकर के जिस संधि को या जिस सैन्य संगठन को बनाया उसका नाम था सीएटो, SEATO। SE से हो गया साउथ ईस्ट, A से एशिया, T से ट्रीटी, O से ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार एक दूसरा संगठन अन्य और भी था जो अमेरिका के नेतृत्व में बना था, वो सेंटो, CENTO, सेंटो। इस सेंटो का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल, CEN से हो गया सेंट्रल और T से ट्रीटी, O से ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे? तो इसमें अमेरिका के अलावा तुर्की, इराक और ईरान शामिल थे। इसके जवाब में रूस ने क्या किया? तो रूस ने चीन, उत्तरी वियतनाम और उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया आदि देशों को आर्थिक, सैनिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करके इनको अपने ओर झुकाया, इनको अपनी ओर शामिल किया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नाटो, सीएटो और सेंटो ये अमेरिका के नेतृत्व में बने हुए संगठन थे, सैन्य संगठन थे। नाटो की स्थापना 1949 में, इसको याद रखना होगा। और रूस के नेतृत्व में बना जो प्रमुख सैन्य संगठन था वह था वारसा पैक्ट के रूप में था, जो 1955 में मूल रूप में सामने आया। अब शीत युद्ध जो चला या जो हुआ, इसके परिणाम स्वरूप जो एक और खतरा उत्पन्न हुआ विश्व के सामने शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप, वह था नाभिकीय खतरा। आपको पता है जैसे कि अमेरिका की पर्ल हार्बर बंदरगाह पर जब जापान ने आक्रमण किया तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर पहली बार विश्व में एटम बम का प्रयोग किया गया। और इस एटम बम से दुनिया आश्चर्यचकित और अचंभित रह गई और सबने अमेरिका की शक्ति को स्वीकार किया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब विश्व दो ध्रुवों में बट गया, सोवियत रूस और अमेरिका के रूप में, तो दोनों ध्रुवों अणु बम से संपन्न होने की कोशिश करने लगे। अमेरिका के पास तो पहले से ही अणु बम के हथियार थे। अन्य राष्ट्रों में भी नाभिकीय हथियारों को लेकर एक होड़ प्रारंभ हो गई और हिरोशिमा और नागासाकी के विध्वंस को देखने के बावजूद विश्व की आंखें खुली नहीं, वो हथियारों की दौड़ में लगे रहे, विश्व लगा रहा। परिणाम स्वरूप 1949 में रूस ने अणु बम का परीक्षण किया, 1952 में ब्रिटेन ने किया, 1960 में फ्रांस ने परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली और 1964 में चीन भी परमाणु हथियारों से संपन्न हो गया। सभी राष्ट्र, ये विश्व के जो बड़े राष्ट्र थे, वो अपनी आय का, अपनी इनकम का, अपने रिसोर्सेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा शस्त्रों के निर्माण पर खर्च करने लगे। और जब शस्त्रों के निर्माण पर धन खर्च होगा तो निश्चित ही विकास कार्यक्रमों को, जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, उनको बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर आज विश्व में ये हथियारों की दौड़ न होती, ये नाभिकीय हथियारों की दौड़ में विश्व शामिल न होता, हमारा जो खर्च हथियारों पर होता है, विश्व जो खर्च करता है, ये खर्च अगर बच जाता तो संपूर्ण मानवता का कितना कल्याण होता। भारत राष्ट्र ने भी 1975 में राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था और फिर बाद में हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ और हम भी अब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन हथियारों की दौड़ में शामिल होने पर हमारा विकास
जितना हो सकता था, जितना संभव हो सकता था, उस पे कहीं न कहीं बाधा पहुंचती है। तो ये शीत युद्ध के कुछ परिणाम थे जिन पे हम लोगों ने आज चर्चा की। अब हम लोग अगली कक्षा में शीत युद्ध के दायरे जो हैं उन पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने आज तक जितना अध्ययन किया उसके आधार पर कुछ प्रश्न बनते हैं और समय समय पर हमको आपको अपना आकलन करते रहना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा अध्ययन है, वो कितना सार्थक है, वो केवल तात्कालिक है कि वह काफी मस्तिष्क में हमारे ठहर भी रहा है। तो आप महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इनको कॉपी पर नोट अवश्य करें और समय समय पर उनसे प्रश्न बना करके उनका जवाब देने की कोशिश करें। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं जो पुस्तकों में भी पूछे गए हैं। जैसे कि पहले तो आपको ये बताना होगा कि ये शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। दूसरा प्रश्न है, कई बार चर्चा में बात आई, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? अमेरिका ने हिरोशिमा जापान में है उस पर अणु बम कब गिराया? शीत युद्ध का अर्थ क्या है? नाटो की संधि कब हुई? वार्सा पैक्ट कब सामने आया? शीत युद्ध में अमेरिका गुट में शामिल महत्वपूर्ण राष्ट्र कौन कौन से हैं? इसी प्रकार से जो दूसरा ध्रुव सोवियत रूस है, सोवियत रूस के गुट में शामिल कुछ प्रमुख राष्ट्रों के आप नाम बताएं। ये कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप अगर खोजेंगे जो क्लासेस ली गई हैं उनके आधार पर, तो आपका अध्ययन सार्थकता की ओर जा रहा है, यह समझ सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अब अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।